नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भोली बिसरी कहानी में आज सुनिए लीला चिरंतन का 7वां अध्याय। लेखिका आशा पूर्णा देवी। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इसी तरह की कहानी और उपन्यास सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सुनिए एक कहानी रोज। आजकल हमारे घर का माहौल वैसे भी कुछ ऐसा हो गया है कि लगभग हर रोज शाम के वक्त भैया के बिछावन के इर्द गिर्द अड्डा जम जाता है। और इस अड्डे के शहंशाह और कोई नहीं, आशीन डॉक्टर होते हैं। और उनके रहने पर या रहने तक अड्डे की रौनक बनी रहती है। और इनमें शामिल भी दूसरे लोग होते हैं। वे हैं माँ के अलावा खुद मैं। भक्त हनुमान की तरह बुटकी को तो शामिल रहना ही है। उसे लाख कहा जाए कि जाके पढ़ जान छोड़, लेकिन वह चिपकी रहती है। और इसमें साथ देता है मेरे बचपन का संगी और प्रिय प्राण सखा नक्षत्र उर्फ अभागा नक्खा। और चूंकि वह वहां उपस्थित रहता है तो क्या मजाल कि मैं यहाँ से तिल भर के लिए भी कहीं खिसकूं। और लगता है नक्खा भी डॉक्टर के जादू का शिकार है। वह भी नियत समय पर आ धमकता है। उसे बुरा भला कहूं तो जवाब देगा, अरे मैं क्या उसका चेला या चंपू हूं। उसके बोलने बतियाने का ढंग ही कुछ ऐसा है कि जी लग जाता है। फिर ऐसी जोरदार महफिल कहाँ जम सकती है, मैं यह नहीं समझता। तू नाक उसमें क्यों चिढ़ती रहती है? तूने कभी सोचकर देखा है कि उसने तुम्हारे परिवार के लिए कितना कुछ किया है? अगर उस दिन वह अचानक नहीं आ गया होता तो तेरे भैया को बचाना कितना मुश्किल हो गया होता। और इसके बाद भी पानी की तरह पैसे खर्च कर रहा है। अपना नजदीकी रिश्तेदार भी ऐसा नहीं करता। दूसरे अपना कोई काका नहीं तो यही सही। फिर वही काका, मैंने तुम्हें बताया था ना, वे पिताजी से छोटे हैं और ना पिताजी से बड़े, इसलिए उन्हें ताऊ कहना भी गलत होगा। उन्हें तुम ज्यादा से ज्यादा अंकल कह सकते हो। लेकिन सानंद दा तो उन्हें अंकल नहीं कहते, काका काका कहकर ही पुकारते रहते हैं। उसके सिर पर तो जैसे कोई भूत सवार है। खैर, तूने सोचा है कभी भी जो उपकार अपना भाई तक नहीं कर सकता, उसे एक दूर का रिश्तेदार मेरा भाई पूरा कर रहा है? भला क्यों? वाह, क्या दुनिया में अच्छे और भले लोग नहीं होते? हम जैसे बड़े दिल वाले लोग नहीं होते? तू वही ढोल पीटती रहे, मैं जानता हूँ कि असल बात क्या है। क्या कह रहे तू? मैं एकदम ठीक कह रहा हूँ। तू समझती है मेरी उम्र सिर्फ 17 की है, तो मैं कुछ समझता नहीं? मैं एक एक चीज समझता हूँ। तू एकदम गलत सोच रहे। ठीक है, दरअसल मैं तो ठहरा एक पाजी शैतान, बेशरम और बज्जात, इसलिए हमेशा मैं गलत ही सोचता हूँ ना। लेकिन इसके बावजूद इस अभागे नक्खा का मोह जाल नहीं टूटता। वह इस जोरदार महफिल के जलवों को छोड़ नहीं पाता। दूसरे, अगर वह छोड़ भी देता तो क्या मुझे इससे कोई खुशी होती? उसके बिना मैं कैसा और कहाँ बेसहारा एक तिनकी की तरह तिरती रहती। और उस समय घर छोड़कर नक्खा के साथ अकेली बैठकर कहीं अड्डा जमाना संभव हो पाता? लेकिन वह आशीन डॉक्टर, क्या वह सचमुच बेकार है? हर रोज एक कम उम्र वाले मरीज को देखने के बहाने उस रोगी के आसपास अड्डा जमाने बैठ जाता है। और अगर वह सचमुच बेकार है तो उसके पास इतने सारे रुपए आए कहाँ से? अब अगर यह सब बताया जाए तो बात बढ़ती जाएगी। यह कोई साधारण भोला भाला डॉक्टर तो है नहीं। उनका अपना एक रिसर्च ब्यूरो है। इसके अलावा उन्होंने छानबीन कर कुछ दवाइयां भी तैयार की हैं और उन्हें पेटेंट करवाने की बातचीत चल रही है। मैं यह सब बातें नहीं जानती, लेकिन माँ के साथ होने वाली उनकी बातचीत से तो यही जान पड़ता है कि किसी दवाई के पेटेंट हो जाने पर फिर किसी कंपनी द्वारा इसके कारोबार किए जाने पर करोड़ों रुपए मिल सकते हैं। करोड़ों क्या, अरबों भी रुपए मिल सकते हैं। और बात यहीं पर उलझ जाती है। ऐसा एक नामी गिरामी और असाधारण आदमी जो देखने में सुंदर हो, स्मार्ट हो, व्यवहार कुशल हो, बड़े विनम्र भाव से हम जैसे आम लोगों में और निम्न परिवेश में एक मामूली सी कुर्सी पर बैठकर घंटों बिता देता है, और जो साधारण सी चाय, बिस्कुट और पकौड़ों की तारीफ करता फूला नहीं समाता, उसकी अनदेखी कैसे की जा सकती है? इसलिए तमाम विरोधों के बावजूद उनके आने पर मैं घर में जमने वाली चौकड़ी में हैरान बैठी रहती हूँ। और इसके साथ ही यह भी देखना पड़ता है कि इन दो प्राणियों, नर और नारी के चेहरे के रंग और भाव कब और कैसे बदलने लगते हैं। नक्षत्र ने कहा भी था, इतने कामों में खोया यह आदमी यहाँ रोजाना आने का समय कैसे निकाल लेता है? आश्चर्य है, मैं मन ही मन कहा करती। इसमें भला हैरानी की क्या बात? हिटलर जैसा आदमी क्या अपनी प्रेमिका से मिलने का समय निकाल नहीं लेता था? नेपोलियन भी वक्त निकाल लेता था। लेकिन ये सारी बातें तो मन ही मन की जा सकती हैं। नक्खा लाख मेरा प्राण सखा हो, मैं उससे इस तरह की बात तो कभी नहीं कर सकती।
और उस दिन जिस दिन भैया खुद अपने से नहाने बाथरूम गए थे, उस दिन दोनों के बीच होने वाली बातें मेरे सीने में अभी भी तूफान से उठा देती हैं। लेकिन क्या मैं यह सब किसी को कुछ बता पाई हूँ? मैं नहीं जानती कि दोनों के बीच पहले से क्या बातें हो रही थी। पता नहीं क्या प्रसन्न था कि माँ ने बड़े उत्तेजित ढंग से कहा था, हैसियत हैसियत, कावेरी लहरी की हैसियत देखकर हैरान हो जाते हो तुम, उसकी क्षमता का, पात्रता का, और तुमने कितना अंश देखा है डॉक्टर इस छोटे से घर संसार को चलाने की, और नून तेल लकड़ी और 5 फोरन जुटाने की हैसियत है। आशीन डॉक्टर ने कहा था, वही सब कुछ देखकर तो मैं मुग्ध हो जाता हूँ। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है डॉक्टर। अरे डॉक्टर, इच्छा तो होती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी प्राण प्रिया परमा के से हमेशा के लिए छीन लूं और तुम पर पूरी तरह कब्जा कर लूं। कावेरी लहरी में इतनी ताकत है, लेकिन वह अपनी इच्छा का जानबूझकर प्रयोग नहीं करना चाहती। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा था, मेरी प्राण प्रिया परमा, वे तो इस अभागे को ठेंगा दिखाकर खिसक गई और अब प्रभुपाद के चरणों में शरण लिए हुए है। माँ का चेहरा जैसे धधक उठा। उसने आहत उत्तेजना के साथ उत्तर दिया था, वे दूसरे की शरण में चली गई हैं, लेकिन तुम ऐसे अभागे डॉक्टर हो कि अब भी उसी परमा को अपने हृदय में बिठाए हुए हो। मैं उस मूर्ति को उठाकर फेंक सकती हूँ, मैं उसका सर्वस्व लूट ले सकती हूँ, यह याद रखना। मैंने माँ के मुंह से कभी भी इस तरह की भाषा नहीं सुनी थी, और जब सुना था तब ठीक से उसका अर्थ भी नहीं समझ पाई थी। आशीन डॉक्टर ने तब धीरे से कहा था, आपको कैसा लगता है, सर्वस्व क्या उनकी तरफ ही रह गया है? और नहीं तो क्या, माँ ने कहा, ऐसा नहीं होता तो प्रज्ञा परमा प्रभुपाद जी के सबसे पास के अनुभागियों या विश्वास पात्रों में किस हैसियत से जा पहुंची? लगातार मधु सप्लाई के अलावा और क्या बात हो सकती है? पागलों की तरह क्या तुम यूं ही सप्लाई किए जा रहे हो? तुम मुझे जुआ घर वाले बड़े बड़े नोट थमाकर मेरी गृहस्थी चला रहे हो, मेरे बेटे का इलाज कर रहे हो, मेरी सुख सुविधा का ख्याल रखे हुए हो। मुझे यह सब इसलिए झेलना पड़ रहा है कि मेरी सांसारिक मान मर्यादा बनी रहे, लेकिन रोज रोज की यह भीख मुझे बेहद कमजोर बना रही है। हालांकि अगर मैं अपनी हैसियत का प्रयोग या प्रदर्शन करती तो तुम्हारी परमा की सारी महिमा का पर्दाफाश कर देती। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ डॉक्टर, तुम मेरी हैसियत, औकात या क्षमता को देखकर मुग्ध होने और मेरी तारीफ करने के लिए यहाँ मत आया करो। आशीन डॉक्टर माँ के बहुत करीब आ गए थे। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं इससे भी ज्यादा नजदीकी तो नहीं आ जाएंगे। नहीं, वह वहीं खड़े रहे और फिर धीरे से बोले, लुटने के लिए आओगी तो यही पाओगी कि सारा कुछ किसी डाकू के नाम लिखा जा चुका है सिर्फ, और इसी से मैं भैया नहाकर कमरे में आ चुका था। उस दिन मैं इन तमाम बातों को ठीक से समझ नहीं पाई थी। हाँ, कान में पड़े शब्दों को सहेज जरूर लिया था। धीरे धीरे उन बातों को समझने की कोशिश भी करती रही, और इसके साथ ही उस जुआ घर वाले बड़े बड़े नोटों की बात भी खुलने लगी। पहले पहल आशीन डॉक्टर द्वारा किसी चीज के लिए रुपया खर्चने पर माँ बहुत परेशान हो जाया करती थी, लेकिन भैया के अचानक बीमार हो जाने से उसकी हालत बिगड़ जाने के कारण माँ को अपने उस सुलूक से समझौता करना पड़ा था। इस बात को लेकर कुछ कहा सुनी भी हुई होगी। तभी एक दिन डॉक्टर ने माँ के सामने एक कॉपी रख दी थी और कहा था, अगर आप अपना समझकर भी मानने को राजी नहीं तो उधार समझकर ही इसे रख लीजिए। जरूरत पड़ने पर तो लोग काबुली वाले से भी कर्जा लेते हैं, ठीक है ना? तो फिर इस कॉपी में सारा हिसाब लिख कर रखिएगा और भविष्य में जब जी चाहे चुका दीजिएगा। लेकिन यह उधार चुकाया जाएगा कैसे? यह भला कैसे कहा जा सकता है? शास्त्रों में कहा गया है ना कि आदमी की हालत कभी हाथी की होती है तो कभी चींटी की। लेकिन इतना जरूर था कि तब से यह काफी एक मजेदार चीज बन गई थी। आशीन डॉक्टर जब कभी बिजली का बिल या मकान का टैक्स चुकाकर घर आते तो आते ही कहते, अरे मऊ कहाँ है तू, इसे कॉपी पर चढ़ा ले, तो एक एक पाई का हिसाब लिखा है इसमें। मिसेस लहरी आप क्या समझती हैं? और मजे या मजाक की बात तो यह थी कि यह कॉपी मिसेस लहरी के कब्जे में रहती थी। सबको पता था कि यह एक तमाशा भर है। डॉक्टर ने भैया की बीमारी की देखरेख या इलाज पर ही पानी की तरह पैसा नहीं बहाया था, बल्कि हमारे घर गृहस्थी और पारिवारिक मान मर्यादा को बहाल रखने के लिए काफी रुपए खर्च किए थे। माँ को स्कूल में जितने पैसे मिलते थे उतने में तो यह सब करना संभव ना था। घर की आय बढ़ाने और माली हालत सुधारने के मामले में बुआ की आपत्ति और बाद में उस महिला किराएदार के रूप में ना लौटने के कारण ऐसी बातें अपने आप दम तोड़ गई थी। अब इस पर जोर था कि खर्च कैसे कम किया जाए। माँ इस दशा में भरपूर कोशिश कर भी रही थी। उसने तय किया कि अपने वेतन में से वह अपना तथा अपनी दोनों बेटियों का खर्चा चला लेगी। हालांकि माँ ने अंदर ही अंदर काफी कतर ब्यौत की थी, लेकिन हम लोगों को ऐसे किसी अभाव का सामना नहीं करना पड़ा। तो भी ऐसा कर पाना बहुत दिनों तक संभव नहीं था।
एक अच्छी खासी गृहस्थी की पारिवारिक आमदनी अचानक कम हो जाने पर इतनी जल्दी उसकी गरीबी और तबाही पर शायद लोगों का ध्यान नहीं जाता। थोड़ी बहुत चीजें तो तब भी बची रहती हैं, मसलन दरवाजे और खिड़कियों के पर्दे, बिछौने, चादर और तकियों के गिलाफ, कपड़े लत्ते, जूते, छाते, बर्तन, भांडे, ये सब तो पड़े ही रहते हैं। लेकिन ये सब अनंत काल तक चल तो नहीं सकते। हो सकता है यह दीनता या हीनता लोगों को धीरे धीरे नजर आने लगे, लेकिन अचानक भैया के मामले में यह परिस्थिति बदल गई, बाहर से भी और अंदर से भी। बाकी सारी बातें मैं छोड़ रही हूँ, एक उदाहरण ही दूँ। अभी कुछ दिन पहले तक हमारी शामें किस तरह कटा करती थी। उफ, बिजली का बिल कम से कम रहे इस डर से घर की सारी बत्तियां गुल कर दी जाती थी, बस दो एक बल्ब जला करते। रसोई घर की गैस बचाने के लिए एक ही बार में दोनों वक्त का खाना बना लिया जाता। हाँ, फ्रिज चलता रहता था। दिन भर काम करने वाली मैरी को हटा दिया गया था, बस ले देकर झूठे बर्तन मांजने वाली लड़की आती थी। उसके चले जाने के बाद नीचे तल्ले के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करने और सीढ़ियों वाले दरवाजे पर ताला लगाने के बाद माँ जिस कमरे में स्कूल की तमाम किताबें और कॉपियां लेकर बैठ जाती या अपनी कोई किताब लेकर पढ़ने लगती, उसी कमरे में भी मैं बुटकी के साथ पढ़ने बैठ जाती। और बात सिर्फ बिजली बचाने तक ही सीमित नहीं रही थी। सच तो यह था कि किसी और दूसरे कमरे में पड़े रहने पर अजीब सा डर समाया रहता। भैया का कमरा बंद पड़ा रहता था। साथ वाले कमरे में काम करने वाली मैरी चारू दी की बकबक बंद हो गई थी। माँ वैसे ही खामोश काम करती रहती थी, ऐसे में भला किसे डर नहीं लगता। और अब तो सरे शाम से देर रात तक पूरे मकान में रोशनी रहती है, जैसे कि पहले रहा करती थी। और अभी तो भैया के कमरे में जोरदार महफिल भी जमती है। महफिल जमाने में आशीन डॉक्टर का वैसे भी कोई जवाब नहीं। भैया की देखभाल करने के लिए चारूदी को दोबारा बुलवाया गया और उसके मेहनताने में भी बढ़ोतरी की गई। वह ताबड़तोड़ कई बार चाय बना चुकी है और रसोई घर में भी खाना तैयार कर रही है। नक्षत्र भी कब का आकर हाजिरी बजा रहा है। क्या रौनक लगी है। ऐसा लगता है कि हम एकदम से एक दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं। किस्से, कहानी, बातचीत, हंसी मजाक और साथ ही खाने की जायकेदार चीजें। भला यह सब कुछ कम दिलचस्प है। भैया अब ठीक ठाक है, लेकिन उसका हालचाल पूछने की जिम्मेदारी तो डॉक्टर साहब पर अब भी बनी है। मैंने एक दिन नक्खा से पूछा भी था, तू रोज शाम को यहाँ क्यों टपक पड़ता है? कल से मत आना। तुझे कोई काम धंधा नहीं है? किताबें आंख में झोंक आया है क्या? वे बेचारा मायूस हो गया। बोला, तू मुझे आने को मना क्यों कर रही है? क्यों नहीं करूंगी? आए दिन हर शाम बर्बाद करने का कोई तुक है? बर्बाद करने? और नहीं तो क्या। वह आशीन डॉक्टर रोज कोई ना कोई किस्से लेकर सुनाने बैठ जाता है और हम सब पर अपनी रौब काटता है। बेमतलब है ही करता रहता है और हम सब बुद्धू की तरह उसकी तरफ ताकते रहते हैं। यह वक्त बर्बाद नहीं करना नहीं हुआ तो और क्या हुआ? अगर मैं नहीं आऊं तो तेरे से मुलाकात कैसे होगी? नहीं होगी तो नहीं होगी। मेरे साथ एक भी बात हो पाती है? वहां तो महाप्रभु अपनी चौकड़ी जमाए रखते हैं। ठीक है, अब नहीं आऊंगा, उसने खींच के साथ कहा। और सचमुच वह 2-3 दिन तक नहीं आया। इसके बाद जैसा तय था, मुझे उसका ना आना अखरने लगा। इस मेरी बात का इतना बुरा मान गया, मेरी बात को जैसे एकदम गुरुमंत्र समझ बैठा। तभी और क्या, उसका दिल यहाँ आने को नहीं करता? उसका दिल है या पत्थर? दूसरे दिन मैं घर से बाहर निकली और उसे धर दबोचा। मैंने उस पर हमला करते हुए कहा, क्या हुआ? तुझे क्या मैंने जीवन भर के लिए अपने घर की छाया से दूर रखने को कहा था? तूने ही तो। तू रुकेगा भी? क्या रौब गांठ रहा है? 10 दिनों के बाद भी क्या अकड़ दिखा रहा है? ठीक है बाबू। धत तेरी की, उसने 10 दिन कहाँ हुए? यही तो मंगल, बुध और बृहस्पति 3 दिनों की तो बात है। जाने दे। मैंने अपनी नाराजगी को और आंच देते हुए कहा, तू मुझे ज्यादा हिसाब किताब मत सिखा और आज की शाम अपना यह मनुष्य चेहरा सबको दिखा, समझ गया ना? वह अभागा बड़ा मायूसी से बोला, आज की शाम? एक ही झटके में 2-2 छींके? अरे आज की शाम तो मुझे माँ को साथ लेकर। अच्छा, बड़ा रौब गांठने लगा है तू? अरे नहीं बाप कसम, तू मेरा यकीन कर, मैं तेरी देह छूकर बोल रहा हूँ। माँ को किसी नजदीकी भैया के यहाँ शाम को सत्यनारायण पूजा में जाना है। वहाँ माँ को जाना, और तू जानती है माँ कभी भी कहीं अकेली आती जाती नहीं। क्या उन्हें तेरे पिताश्री नहीं ले जा सकते? मैंने जरा ऊंची आवाज में कहा, वे तो सन्यासी नहीं हुए ना? अरे कुछ मत पूछ, पिताजी को तो उनके दफ्तर ने ही ले लिया है। बिना ओवर टाइम किए वे किसी तरह नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा है कि वे दफ्तर से सीधे वहीं चले जाएंगे, वहीं से माँ को वापस ले आएंगे। मुझे माँ को वहां ले जाना ही होगा। तू तो जानती है कि सत्यनारायण पूजा में माँ की कैसी भक्ति है, यानी कि हवा लगी है। और क्या,
दादी तो मुझे यहाँ तक कहती है कि अरे तेरी मौमिता कोई माँ एक बार सत्यनारायण की पूजा करवा ले तो उसका पति घर लौट आए। वह तो अक्सर कहा करती है कि भक्ति भाव से पूजा करने पर खोई हुई चीज मिल जाती है, लापता आदमी का आता पता मिल जाता है। इतना ही नहीं, पता है, मुझे सब पता है। मैंने उसे डांटते हुए कहा, क्या क्या होते हैं, और सिर्फ सत्यनारायण ही क्यों, मंगल चंडी, संतोषी माँ और पता नहीं किन किन की पूजा करने पर निर्धन धनवान हो जाता है, बांझ को बच्चा हो जाता है, अंधे को आंख, लंगड़े के पांव, सयानी लड़कियों की शादी और परदेसी साजन एकदम पास आकर खड़ा हो जाता है। ये सारी बातें मेरी रटी हुई हैं, तो इन सब बातों को जाने दे, ठीक है। अब अगर आज जाना ही है तो फिर मेरे घर मत आना, कल आना। अगर तू कल नहीं आया तो फिर समझ लेना कि ये वह तेरा आखिरी दिन होगा। उसने हाथ उल्टा कर कहा, तू भी धन्य है, अभी अभी हुक्म दिया मेरे घर कभी मत आना, और अब कह रही है मेरे मन में जब जैसी इच्छा होगी वैसा ही कहूंगी, तेरा क्या। नक्खा अचानक ही हंसने लगा, फिर बोला, तेरी बात सुनकर मुझे बचपन में सुनी दादी की एक कहानी याद आ गई, परियों वाली कहानी, तू भी सुन। एक था राजा, बड़ा ही गुस्सेल। एक दिन अचानक उसने अपने जल्लाद को हुक्म दिया कि रानी का गला काट डालो, मैं उसका खून देखना चाहता हूँ। तुम जितनी जल्दी हो रानी को जंगल ले जाओ, गला काट कर खून ले आओ। बेचारे जल्लाद ने कांपते कांपते राजा के आदेश का पालन किया। कुछ दिन बाद राजा का गुस्सा ठंडा हुआ, महारानी के लिए उसका जी छटपटाने लगा। उसने जल्लाद को बुलाकर कहा, जल्लाद मुझे महारानी वापस ला दो। जल्लाद ने चिंतित स्वर में पूछा, यह भला कैसे संभव है महाराज, अभी कुछ दिन पहले तो मैंने उनसे काट फेंका और उनका खून लाकर आपको दिखाया, और आज आप कह रहे हैं। मैंने उसे धमकाते हुए कहा था, मुझे पता है, अरे सब पता है, तू मुझे अपनी दादी माँ की कहानियां मत सुना, ये सब मुझे रटी रटाई हैं। अच्छा, मैं यह मान लेती हूँ कि मैं नक चढ़ी हूँ, गुस्सेल हूँ, लेकिन यह तो बता दूं कि मैं किसका कत्ल करना चाह रही हूँ या उसका खून पीना चाहती हूँ। अरे खून करने या खून पिए बिना तू फांसी की सजा नहीं सुना दी थी। तू मेरे घर नहीं आएगा, तेरी जुबान नहीं कट गई ऐसा कहने से पहले, यह सब कैसे बोल गई तू। अरे मैं तो जन्मजात बेहया बेहुदी बेरहम हूँ, ठीक है ना। तो फिर तू पागलों की तरह मेरे चारों ओर क्यों चक्कर काटता रहता है, तू किसी दूसरी मायाविनी सुंदरी से प्रेम क्यों नहीं करता। नक्खा घड़ी भर कुछ सोचता है, फिर बोला, अच्छा तो क्या हम दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं, तो तुझे क्या लगता है, क्योंकि यारी दोस्ती में तो कुछ ऐसा नहीं होता, होता है, यह दुनिया कभी कभी सोने का भी मोल नहीं समझ पाती। नक्षत्र मेरी तरफ देखता रहा हैरानी से, फिर बोला, तू इतनी सी उम्र में इतना सब कुछ कहाँ से सीख गई रे, लड़कों के मुकाबले लड़कियों की अकल जल्दी पक जाती है, तू इतना भी नहीं जानता। खैर जाने दे, ऐसा कल जरूर आना, भूल मत जाना। हाँ कभी भूल सकता हूँ, बोला। उसकी हंसी से मेरे लिए एक गहरा लगाव साफ झलक रहा था। दूसरे दिन शाम ढलने के पहले ही एक अनचाही घटना घट गई। दोपहर के समय बुआ के साथ फूफा जी घर आ गए थे। वे स्वीडी से सुबह की ट्रेन पर सवार हुए थे। बुआ को कलकत्ता के किसी डॉक्टर को दिखाना था। मैं तो सचमुच हैरान रह गई। बुआ को अचानक यह क्या हो गया। मुझे याद नहीं आता कि बुआ के लिए कभी किसी डॉक्टर को बुलाने की जरूरत पड़ी हो। अगर कभी ऐसी जरूरत पड़ी भी होगी तो होम्योपैथी वाली 2 गोलियों से ही वह भली चंगी हो जाती थी। वह कभी बीमार ही नहीं पड़ी, और सेहत के मामले में उसका क्या कहना। शादी के बाद लड़कियों को पता नहीं क्या हो जाता है। नक्षत्र की दीदी का हाल तो सामने ही था। कैसी सुंदर थी, शादी हुई नहीं कि बस ढीली पड़ गई, और शादी के साल भर के अंदर ही नर्सिंग होम में भर्ती भी होना पड़ा। इसके बाद गोद में कतरी की पोटली और गीले पोतड़े। आज उसे सर्दी है तो कल बुखार, परसों दस्त, बस यही सब। देखना है कि अब हमारी बुआ को क्या हुआ है, अभी से क्या बताया जाए। लेकिन अपनी परेशानी को वो परे रख बुआ हम लोगों पर बुरी तरह टूट पड़ी। मुझसे बोली, वाह तेरी भैया को इतनी भारी बीमारी हुई और तुम लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। मुझे इतना पराया समझ रखा है तुम लोगों ने। और आखिर में वही टसुए बहाना। यहीं पैदा हुई, यहीं पली बड़ी। तब तेरी माँ कहाँ थी? तब भैया थे, दादाजी थे और मैं थी। भैया नहीं मुझे अपना समझा, बस एक वही थे मेरे। लेकिन माँ शांत बनी रही। उसने बुआ का हाथ पकड़कर उठा और कहा, तू बेवकूफ़ों की तरह रो धोकर अपनी दुर्गत मत बना। तू पहले इस तरह कभी रोती पीटती नहीं थी। वैसे ही सड़ी गर्मी में मर खप कर आई है। चल उठ, खा पिए और आराम कर। यहाँ तेरा भतीजा बुरी तरह बीमार पड़ा था और वहाँ तुझे यह खबर देकर क्या हो जाता, बता तो सही। खामा तू परेशान होती। चल उठ, हाथ मुंह धोकर कुछ खा पी ले। फूफा जी ने अब तक नहा धो लिया था और हाथ में शरबत का गिलास थामे बैठे थे। मुझे कोई अपने पास बुलाकर भले ही कुछ ना कहे, मुझे यह पता चल जाता है कि आसपास क्या घटित हो रहा है।
कौन क्या कह रहा है यह मैं अपने आप समझ लेती हूँ। बुआ के बारे में मैं समझ गई। उसे कोई खास बीमारी नहीं, बीमारी का बहाना बनाकर कलकत्ता भागी आई है। ना केवल उसकी ससुराल का मामला इन दिनों काफी बिगड़ा हुआ है लगा, बल्कि ससुराल वालों को भी वह गंवार बता रही थी। उसकी झक्की सास की शुचि ग्रंथि, यानी कि बार बार हाथ पांव बर्तन धोना, कपड़े धोने की मानसिकता, उसकी सास झक्की सास को यह मानसिकता थी और बुआ वहां पर घड़ी भर में वापस नहीं जाना चाहती थी। यह सुनकर मैं तो आसमान से गिर पड़ी। यानी कि अब वह यहीं रहेगी? और फूफा जी क्या वे राजी हो जाएंगे? बुआ ने लगभग ताल ठोककर बताया। अरे उनके मानने ना मानने में क्या रखा है, मैं जो कहूंगी वही होगा। मेरे बार बार उकसाने पर ही तो उसकी यहाँ के बैंक की हावड़ा ब्रांच में बदली हो पाई है, कितनी कोशिशों के बाद। बाबा, खैर यहाँ से तो हावड़ा तक जाने में क्या परेशानी है। बुआ की शादी को भला कितने दिन हुए हैं यह तो सबको याद है। पिताजी के संन्यास लेकर घर जाने से एक दिन पहले, यही कोई साल भर पहले। इसी दौरान फूफा जी जैसे एक आदमी को अपनी पहचान या उसका अस्तित्व खटाई में पड़ गया। उसकी अपनी कोई राय ही नहीं रही, हाँ या नहीं। ये मर्द लोग क्या बिना ऋण के होते हैं? पिछली बार जब वे शादी के बाद आए थे तो उन पर मेरी खासी श्रद्धा थी, लेकिन इस बार ऐसा कोई भाव नहीं जागा। कैसा है ये आदमी? तुम्हारे जन्म जन्म के अपने पराए माँ बाप, भाई बहन और नाते रिश्तेदार, उन सब को छोड़कर, बल्कि उनको धोखा देकर तुम यहाँ चले आए। एक अच्छा भला आदमी क्या इतनी आसानी से बदल जाता है? क्या हम लोग भी एक दिन ऐसे हो जाएंगे? लेकिन ससुराल या ऐसा ही कोई खास नजर नहीं आता, ना इनका कोई ख्याल आता है। और पति जैसा कुछ सोचने के बाद पर कोई खास लंबा चौड़ा रौबदार पैसे वाला आदमी भी याद नहीं आता। अगर इसी बेचारे नक्खा के गले में वरमाला डालनी पड़े तो वही सही, लेकिन उसमें भी एकदम से बदल जाने वाली ऐसी क्या बात है? वह तो जैसा है या होगा वैसा अभी से ही तो बना हुआ है। लेकिन मेरी परेशानी यह थी कि क्या बुआ इसी घर में हमारे साथ रहेगी? क्या ये आश्चर्य की बात नहीं कि सिर्फ एक साल पहले जिस बुआ के बिना इस परिवार के बारे में, सुख दुख के बारे में सोचा तक नहीं जा सकता था, वह खुद हम सबको अनजान और अजनबी सी जान पड़ने लगी, असुविधाजनक लगने लगी है। अगर वह यहाँ रहने की ठान ले तो यह हम सबको एक अब अन्याय जान पड़ेगा, एक बेहुदा और अनचाहा फैसला जान पड़ेगा। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि मेरा विवाह हो जाने के बाद अगर मैं इस घर में दोबारा आना चाहूँ तो यहाँ बुटकी सोचने लगेगी यह तो अन्याय है, असंगत है, दीदी तो भारत की आदमी है, पराई है। ठीक है, मैं तो शादी ही नहीं करूँगी, देखती हूँ कौन मेरी इस गद्दी से डिगा पाएगा मुझे। लेकिन अगर मैं कभी शादी ही नहीं करूँ तो बेचारे नक्षत्र का क्या होगा? वह क्या करेगा? क्या वह भी कुंवारा बिन ब्याह भी पड़ा रहेगा? और ऐसा हुआ होने देंगे उसके घर के लोग? बाबा, यह नक्षत्र बाबू सिर्फ नक्षत्र ही किसी दूसरी लड़की से शादी कर रहा है, उससे प्रेम कर रहा है, उससे हंस बोल रहा है, किससे कहानी में मशगूल है, एक बिछावन पर उसे लिपटा पड़ा है, यह सब सोच कर पाना भी मेरे लिए असंभव है। मैं ऐसी बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती। पता नहीं कब से मुझे ऐसा जान पड़ता है कि नक्खा तो मेरी ही संपत्ति है। ओह, लड़कियों का जन्म और जीवन तो जैसे आग की ज्वाला है, वह कभी कभी अपने जन्म स्थान उसकी माटी में फल फूल नहीं सकती। उसे फूलने या खिलने के लिए किसी दूसरी माटी की ओर चले जाने का इंतजार करना होगा। हमारे मकान में उस महिला को किराएदार के रूप में ना देखकर बुआ को थोड़ा संतोष जरूर हुआ, लेकिन आशीन डॉक्टर के अब भी लगातार आते रहने की खबर से वह बुरी तरह खींच उठी थी। और उसने कहा था, मुझे पता था, अच्छी तरह पता था यही होगा। अब अगर बेवकूफ़ी से अपने घर का दरवाज़ा खोलकर चला जाए तो चोर उचक्के तो इस घर में घुस नहीं जाएंगे। हालांकि मैंने ये सारी बातें सीधे सीधे माँ को नहीं बताई थी। बुआ श्रोता के तौर पर मुझे अक्सर दबोच लेती थी और 1 मिनट में 1000 बातें सुना डालती थी। और मैं भी कुछ कम थोड़े ना थी, आखिर उसी बुआ की भतीजी थी। मैं भी गोले दाग देती। बेवकूफ़ी किस बात की? तुम्हारे भैया तो इस घटिया और दमघोटू घर के बदले कितने विशाल और विराट संसार पर गए हैं। अब तो वे स्वर्ग के लंबे चौड़े बरामदे तक पहुंच गए हैं। ओ माँ, तू क्या कह रही है? बुआ ने छूटते ही सिर पर आसमान उठा लिया था। तू उस अभिज्ञा चक्र के बारे में मुझे बता रही है? और उसने अभिज्ञा चक्र को बहुत बुरी तरह कोसना शुरू किया। यह क्या भूत उचारे राम नाम? अभी कुछ दिन पहले ही तो उसने बड़े चिकने कागज पर लिखा था कि अगर वह शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ती
तो उसे उस स्वर्गलोक का पता मालूम होता तो कब की वहां चली गई होती और घर संसार के तमाम बेहुदे चक्कर से मुक्त हो गई होती। और अब जो जी में आता है बोल बक रही है। पता नहीं मैंने कब और कहाँ पढ़ा था, पानी का अपना कोई आकार नहीं होता। गिलास में रखो तो गिलास, थाली में रखो तो थाली की तरह। अचानक मुझे उस बात की याद आ गई। इसी तरह शायद मन का आकार भी बदलता है, पल में तोला पल में माशा। मन का सांचा भी कुछ इसी तरह बदल सकता है। लेकिन अचानक इस बदलाव की वजह क्या थी? वजह यह थी कि बुआ को अब इस बात का पता चल गया है कि उस स्वर्गीय लोक या सर्वोपम लोक के बारे में उसने जो कुछ सुना या सोचा था वह सब गलत था। बुआ जी के भैया साहब पहली नज़र में ही कुछ मदहोश हो गए। उन्हें अच्छे बुरे का कुछ पता ही नहीं चला। अब धीरे धीरे वह तिलिस्म या मायाजाल कटता जा रहा है, या फिर उनकी आंखों में लगाया गया मायावी अंजन या काजल धुल सा गया है। अब उन्हें ऐसा लगने लगा है कि उन्होंने जो देखा था समझा था वह सब धोखा था जो उन्हें रंगीन चश्मे से दिखाया गया था। दरअसल बुआ को पिताजी की यह एक और लंबी चिट्ठी मिली थी। उसमें उन्होंने जो कुछ लिखा था उसमें उनके मोह भंग का पता चला था। पहले तो उन्होंने लिखा ही था कि कानी उंगली हिलाए बिना उन्हें ज़रूरत की तमाम चीज़ें मिल जाती थी और वहाँ का सारा माहौल एकदम दिव्य और राजसी था। और कुल मिलाकर बस दो ही काम थे, आध्यात्मिक चेतना का विकास और योग की कक्षाओं में सम्मिलित होना। उस आनंद और आह्लाद की धुंध अब छट चुकी थी और सब कुछ गोरख धंधा ही जान पड़ता था। अब वह देख रहे थे कि प्रत्येक सदस्य या आश्रमिक के लिए श्रमदान अनिवार्य है। वहाँ के बाग बगीचों की नियमित देखभाल, निराई गुड़ाई और सिंचाई, वहाँ इस मामले में किसी को छूट नहीं। काले गोरे, औरत मर्द, बच्चे बूढ़े, देशी विदेशी में कोई अंतर नहीं। लेकिन पात्र के अनुसार खेत और बागान में काम का बंटवारा जरूर किया गया है। किसी को गुलाब और गुलाब दंडी के खेत मिले हैं तो किसी को गन्ने के खेत और खमार। यहाँ तो उनकी दिनचर्या का 1 घंटा ही बीतता था। लेकिन यह विशाल कर्म यज्ञ या कर्म कांड भी काफ़ी लंबा चौड़ा था और काफ़ी तामझाम से पूरा किया जाता था। वहाँ जो जिस काम के लायक समझा जाता था उसे उसी काम में झोंक दिया जाता था। इसलिए भाई आनंद स्वरूप को चक्र कार्यालय के ऑडिट विभाग का काम दे दिया गया। इसकी वजह यह थी कि आनंद लहरी अपनी जीविका जुटाने के लिए जीवन भर इसी कार्य से तो जुड़े हुए थे। खैर यहाँ तक तो एक तरह से ठीक था, लेकिन अब पता चला कि उन्हें लगातार 3 वर्षों तक यहीं रहना और यहीं काम करना पड़ेगा। उन्हें कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। साथ ही एक नियम यह भी है कि नए सदस्यों में से जो लोग जिन जिन अंचलों से हैं उन्हें उन स्थानों से काफ़ी दूर रखा जाएगा। इससे पुराने स्थानों तथा अपने आत्मीय और परिचित लोगों से मिलने जुलने तथा उनके बारे में खामखा चिंता करने की मुसीबत से छुटकारा मिल जाता है। और इन विधि निषेधों के कारण पिताजी के मामले में यह फैसला लिया गया था कि वे 3 सालों के लिए कलकत्ता तो क्या पूरब की तरफ जा भी नहीं पाएंगे। इसलिए आने वाले महीने में ही जब प्रभुपाद जी अपनी कलकत्ता शाखा के एक विशेष आयोजन पर यहाँ पधारेंगे तो उनके साथ उनकी अंतरंग सहचरी के तौर पर प्रज्ञा परमा तो यहाँ पधार रही हैं, लेकिन भाई आनंद स्वरूप जी के यहाँ आने की कोई रत्ती भर उम्मीद नहीं। लेकिन यही प्रज्ञा परमा भला अपने अंचल की ओर क्यों आना चाहती हैं? यहाँ तक कि वे अपने पुराने घर संसार और जीवन में भी झांक सकती हैं। यह सब अलग मामला है। अलग अलग लोगों के लिए अलग नियम और नियमों में छूट। और फिर उनके साथ जो विदेशी भक्त हैं, क्या उन पर भी वह देसी नियम लागू होते हैं? ऐसा नहीं होता। इन सारी बातों के अलावा अब बुआ के भैया की मोहमुक्त दृष्टि में यह बात साफ हो गई कि जो आर्थिक दृष्टि से जितना संपन्न है वह उतना ही बड़ा भक्त है। रुपए के आंकड़ों में ही यहाँ के सहयोगियों और कार्यकर्ताओं की हैसियत का पता चलता है। और इस मामले में तो भाई आनंद स्वरूप का खाता एकदम खाली है। इसलिए बड़ा भक्त होने का अधिकार या गौरव पा लेना उनके लिए कभी भी संभव नहीं होगा। हाँ, यहीं पड़े रहें यही बहुत है। और इसकी योग्यता बनाए रखने या इस हैसियत को खरीद पाने के लिए उन्हें सुबह से शाम तक वहाँ भी पसीने बहाते रहना है। बुआ ने तूफानी रफ्तार से सब कुछ बताया था और अंतिम प्रसंग तक पहुँचते पहुँचते तो एकदम से रोने लगी और फूट फूट कर बोली, मैंने सोचा था कि अगले आयोजन में भाग लेने भैया कलकत्ता जरूर आएंगे। ऐसे ही किसी एक और मौके पर पता नहीं उनके घड़े से अचानक पानी बहने लगा था। एक दिन शाम बुआ खूब सज धज कर आई और हमारे अड्डे में शामिल हो गई। इतना ही नहीं, जिस आशीन डॉक्टर के बारे में वह बेहद कटु हो गई थी उसी आशीनदा के साथ खूब हंस बोल बतिया रही थी।
उसकी जुबान भी वैसी बम्बैया मेल थी, कैंची की तरह कच कच चलने वाली। उसकी जुबान से भला कौन लोहा ले सकता था। और यह किसी एक दिन की बात नहीं थी। और उस दिन शाम के प्रधान वक्ता आशीन डॉक्टर नहीं थे, खुकू थी। मेरे लिए खुशी की बात यह थी कि मैंने न केवल नक्खा को उस शाम उसमें भाग लेते देखा, बल्कि वह मेरे काफी पास बैठा था। इसका फायदा यह था कि इससे कानाफूसी करके और हाथ पैर पर चिकोटी काटकर बात कही जा सकती थी। बुआ ने एक बार पूछ लिया था, आशिंदा तुम कभी गुरुजी के उस मुख्य आश्रम में गए हो? आशिंदा हंस पड़े और बोले, अरे मैंने बताया था ना, वह तो मेरी ससुराल की बस्ती है। हनीमून के लिए ली गई छुट्टी वहीं जाकर बितानी पड़ी थी। लेकिन तब तो वह आश्रम एक नन्ही सी पौधी था। इतना बड़ा बरगद का आम बना था। और तब में और अब में बड़ा फर्क है। तब हजारों एकड़ जमीन पर आध्यात्मिक गेहूं के खेत, भुट्टे के खेत 20-50, फिर 100 एकड़ जमीन पर परम आध्यात्मिक डेयरी और पोल्ट्री फार्म तैयार नहीं हुए थे। स्कूल, कार्यशाला, बुनाई घर और बाकी कई छोटे बड़े केंद्रों के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता था। लेकिन इतना तो मानना ही होगा, प्रभुपाद जी प्रणमय व्यक्ति हैं। मैं तो उनको हर घड़ी प्रणाम करता रहता हूँ, सलाम, आदाब और नमस्कार करता रहता हूँ। लगता है प्रभुपाद जी पर तुम्हारी बड़ी भक्ति है, बुआ जी ने डॉक्टर से यह तीखा सवाल किया था। आशीन डॉक्टर ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर माथे से लगाया और कहा, अरे भाई, भक्ति नहीं होगी भला। जो व्यक्ति अपनी सोच को कार्य में बदल दे, उनके प्रति मैं बड़ी भक्ति रखता हूँ। दूसरे वे तो अद्भुत आदमी हैं, विश्वकर्मा हैं। हम लोग कभी स्वप्न में भी सोच सकते हैं जैसे उन्होंने कर दिखाया? बुआ ने बेधड़क पूछ लिया। मैंने सुना है तुम उनके रुपए भी भेजते रहे हो। अरे हम लोग भला क्या भेजेंगे उन्हें? रुपया पैसा भी कोई चीज है? वह तो समुद्र के पांव पखारने जैसी बात है। लेकिन इतना तो है कि प्रभुपाद जी की कृपा से ही हमारी इतनी तरक्की हुई है। क्या तुम ऐसा मानते हो? बुआ तेज होती चली गई। अरे बाबा, क्यों नहीं मानूंगा? नहीं मानूंगा तो जाऊंगा कहाँ? पहले मैं क्या था? एक टाई फिश कंपनी का अदना सा मैनेजर। अब क्या हूँ यह सब कहने की? मैंने तो यह भी सुना है कि तुमने ऐसी कोई दवा ढूंढ निकाली है जिससे कि ओह, यह सब तो ऊपर वाले की कृपा। ऊपर वाला माने? आशीन डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, मुझे तो यही जान पड़ता है कि तू अब तक खुकू ही रह गई। हर बात में माने, हर बात का मतलब कहकर ताल ठोकने लगती है। तुम मेरा सवाल टाल रहे हो। लो देखो, मैं इनकी बात भला क्यों टालने लगा? अरे वो सीधे साधे भले आदमी, आप सुन रहे हैं इनका सवाल? सीधे साधे भले आदमी यानी फूफा जी। उन्होंने हंसते हुए कहा, सुन लिया भाई, अब तो सिर्फ सुनने का ही पार्ट निभा रहा हूँ। आशीन डॉक्टर उनकी बात से ठठाकर हंस पड़े, फिर बोले, मैं आपको जितना सीधा साधा समझता था आप उतने हैं नहीं जनाब। अचानक बुआ ने एक बात कुछ इस तरह से कह दी कि हम सब हैरान रह गए। अरे तुम क्या थे? वह जैसे फट पड़ी। और जो आदमी तुम्हारी घरवाली को फुसलाकर अपनी बनाए हुए है, तुम उसे शक्तिवान बताकर उसकी भक्ति कर रहे हो और उसके चरणों में अपना सब कुछ लुटा रहे हो? यह भी कोई बात है? हम सबको तो जैसे काट मार गया। सौभाग्य से माँ उस समय चाय वाय के इंतजाम में गई हुई थी। घर पर आए मेहमानों की अवावगत का इंतजाम सिर्फ चारूदी पर कैसे छोड़ा जा सकता था भला? मुझे तो यही लगने लगा था कि हमारे स्मार्ट डॉक्टर साहब को यह सुनकर जोरदार धक्का सा लगेगा। उनका चेहरा एक बारगी तमतमा जाएगा और वे लाल पीले होकर पांव पटकते यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने बड़ी शांति से सिगरेट से निकालकर सुलगा लिया। इसके बाद मीठी मुस्कान के साथ बोले, मनुष्य का हृदय महासागर से भी अधिक गहरा है, तू यह समझ ले रे खुकुरानी। इसके बाद ही माँ चारूदी के साथ लेकर चाय और ढेर सारा जलपान लेकर कमरे में दाखिल हुई। लेकिन अब यहाँ धमा चौकड़ी जैसी कोई बात नहीं रही। माँ ने हंसते हुए पूछा, क्या बात है? सारी बातें खत्म हो चुकी क्या? मेरे सुनने सुनाने लायक कोई बात नहीं बची? आसीन डॉक्टर ने इतने सारे लोगों के सामने रहते हुए माँ की तरफ बड़ी चमकीली और पारदर्शी नज़र के साथ मुस्कुराते हुए कहा, अरे गपबाजी भी कभी खत्म होती है, अड्डेबाजी का भी कभी अंत होता है। यह तो अनंत और अछोर है। इसके बाद एक और घटना घटी थी। घटना और क्या, मेरे लिए तो वह घटना ही थी। नक्षत्र जब अपने घर जाने को उठा तो मैं उसके साथ नीचे वाले कमरे तक आ गई और बैठकी के सामने खड़े होकर कुछ पूछने को थी कि तभी सामने वाले दरवाजे के सामने ही माँ दबी जुबान में कुछ कह रही थी। ओ डॉक्टर, तुम्हारे पास जो कुछ है बाहर निकाल कर रख जाना, मुझे ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद कुछ देर बाद आशीन डॉक्टर ने कहा, थैंक्स गॉड, पता नहीं आज सुबह किसका मुँह देखकर घर से निकला था।
माँ ने फुसफुसाते हुए कहा। अरे बाप, इतना ज़्यादा? नहीं नहीं, मुझे इतना नहीं चाहिए। किसे मालूम था कि तुम इतने सारे रुपए लेकर घर से बाहर निकलते हो? ओह मेरे बड़े भाग, जिस दिन देवी को थोड़ी सी दया दृष्टि हो और उस दिन मुझे अपनी कृपा से वंचित मत करना। बात क्या थी, उठते बैठते धन्य होने का अवसर बार बार जुटता जा रहा था। मिलने को तो बस मेरे नसीब में इतना ही है, इस पर कभी नज़र मत लगाना, तुम्हारी कसम। बस इसके बाद डॉक्टर की कार के स्टार्ट होने की आवाज़ आई। नक्षत्र और मैं दोनों ही भूल गए कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। थोड़ी देर बाद नक्षत्र ने कहा, अच्छा मैं भी जा रहा हूँ। मैंने कहा, मैंने आज तुम्हारे एक खास तौर पर बुलाया था, लेकिन बुआ के आने से सब गुड़गोबर हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ, बुआ ने हमारी चौकड़ी को खूब जमा दी, लेकिन पहले झटके में तो बुरी तरह हिल गया था मैंने जब तेरे को चिकोटी काटी थी, तूने समझा मैंने वैसा क्यों किया? वह कुछ घबरा गया, बोला पहली बार तभी ना, जबकि अच्छा रहने दे, अब इसकी व्याख्या की जरूरत नहीं। लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रही हूँ कि माँ इतना ज़्यादा बदलाव कहाँ से आया? मेरी माँ जो हमेशा स्वाभिमान में डूबी रहती थी, मुझे तो रोना आ रहा है रे नक्खा। क्या तू समझ रहा है कि माँ ने आशीन डॉक्टर से? नक्षत्र ने मेरे कंधे पर हौले से हाथ रखा और फिर धीरे से कहा, हाँ समझ गया, लेकिन हाँ इसमें इसका क्या दोष? घर का दायित्व भी तो है, लोगों का आना जाना लगा रहता है, फूफा वगैरह आए हैं, पता नहीं ये लोग कब तक यहाँ रहेंगे। मैंने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, मुझे पता है ये सब अब हमेशा के लिए यहाँ आ गया, बुआ को सड़ी गली ससुराल पसंद नहीं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि यहाँ कर रहे हैं। और क्या, वह तो पिछली बार ही कह गई थी कि इस घर पर उसका आधा हिस्सा बनता है, अब वह चाहे तो यहाँ डेरा डाल सकती है। माऊ, क्या हुआ? क्या तू भी कभी इसी तरह इतने बुरे ढंग से बदल जाएगी? मैं परे हट गई। मैंने उसकी पीठ पर एक जोरदार चपत जमाते हुए कहा, बहुत दिनों से पीठ पर धौल नहीं पड़ी, इसलिए क्या पीठ सुरसुरा रही है? वह मुस्कुराया और उसने मेरे चपत वाले हाथ को कुछ देर तक अपने हाथ में थामे रखा, फिर चला गया। लेकिन उसके चले जाने के बाद मैं अपने घर का दरवाजा, घर के सामने वाली सड़क पर जिस रास्ते पर कुछ दूर बढ़ने पर नक्षत्र के घर का दरवाजा दिखाई पड़ता है और जिस मोड़ तक हम अपने पिताजी को अपने घर के बरामदे से देखा करते थे, ताकती रही। अचानक यह सब देखकर मुझे बड़ा दुख होने लगा और मेरे सीने में जैसे धुआं सा उठने लगा। यह घर कभी बुआ जी का अपना घर था, बल्कि मुझसे कहीं ज्यादा उनका था, क्योंकि यह घर बुआ के पिताजी ने ही बनाया था। लेकिन आज मैं यह सोच रही थी कि बुआ जबरदस्ती इस घर पर अपना दखल जमाना चाह रही है और इसलिए यहाँ आई है। नहीं, मैं कभी शादी नहीं करूँगी। मैं किसी भी कीमत पर अपनी इस जगह को, जहाँ मेरा जन्म हुआ है, छोड़ नहीं सकती। पता नहीं क्यों मुझे आज बड़ा रोना आ रहा था। क्या इसलिए कि मेरे मन में सिर्फ घर की बातें ही उमड़ घुमड़ रही थी, या फिर मेरी माँ मेरी नज़रों में गिर जाने पर इसे अधःपतन ना कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा? माँ ने खुद उस बेहुदे डॉक्टर से हाथ बढ़ाकर रुपए मांग लिए। हाँ, वह बेहुदा नहीं है तो और क्या है। हर घड़ी माँ के चेहरे को आंखें फाड़ फाड़ कर घूरता ही रहता है।